Guys, welcome back to my channel Gain Knowledge with Mehak. Today I am here to present you the chapter first of Political Science class 12th का पहला चैप्टर Challenges of Nation Building। ये सेकंड बुक का है जो इंडियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस है। दो बुक है पॉलिटिकल की, एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और एक इंडियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस है। तो ये इंडियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस का पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चैलेंजेस नेशन को बिल्ड करने में हमारे सामने आए। सो वी शुड स्टार्ट आवर चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। कि न्यू नेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। जैसे कि हम सब जानते हैं 14th और 15th के मिडनाइट को हमें हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई थी और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन को उस रात को एड्रेस किया था और उन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी जिसका क्या नाम था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का नाम याद रखना आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस डे के मिडनाइट को, उसका क्या नाम था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। सो ये वो मोमेंट था जिसके लिए इंडियंस बहुत दिनों से, बहुत लंबे अरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। और फिर क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद 2 गोल्स, बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, उनमें से 2 गोल्स ऐसे थे जिसपे सब क्या हुए, एग्री हुए। कौन से वो 2 गोल्स थे? पहला था कि डेमोक्रेसी, कि जो इंडिया में हम कैसी गवर्नमेंट चलाएंगे, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा था कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, गुड फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल होगी, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सोशल बैकवर्ड क्लासेस हो, सबके लिए क्या होगा, गुड फॉर ऑल। ठीक है। लेकिन इंडिया जब हमें हमारी इंडिपेंडेंस मिली, हम बहुत मुश्किल सिचुएशन में थे। क्यों? जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हमें क्या, हमारी कंट्री की डिवाइड हो गई, हमारी कंट्री पार्टीशन हो गया हमारी कंट्री में। सो हमारी जो कंट्री पैदा हुई वो इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे, इतने तो किसी भी कंट्री में नहीं थे। फ्रीडम के साथ हमें पार्टीशन मिला, पार्टीशन से हम बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, लोगों में ट्रॉमा हुआ, डिस्प्लेसमेंट का, इंडियंस लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले वहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जर्नी जो थी ये बहुत ही मुश्किल थी और हमें उस ऑब्जेक्टिव वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव्स लेने थे। और सारे लीडर्स जो थे वो हमारे न्यू नेशन को बनाने में बहुत मेहनत कर रहे थे। वो ये नहीं है कि मुश्किलें आ रही है तो हम अपना वो छोड़ दें। उन्होंने कभी भी अपनी होप को लूज नहीं किया, वो अपने न्यू नेशन को बनाने में हमेशा लगातार अपना संघर्ष करते ही रहे। नेक्स्ट टॉपिक है 3 चैलेंजेस की। क्या क्या 3 चैलेंजेस हैं जो सामने आते हैं। पहला चैलेंज है यूनाइटेड कंट्री, कि भाई इतनी बड़ी वॉस्ट डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे इसमें रिलीजन्स है, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कि ये यूनाइट कैसे होके रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम का डिवाइड पहले ही हो गया था, पहले ही हम इंडिपेंडेंस से हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए थे। अब हिंदू और मुस्लिम तो बहुत स्मॉल अमाउंट की बात है, अभी तो इतनी सारी और जातियां और लोग हैं वहाँ पे, तो क्या इंडिया इतना डिवाइड हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा यूनाइटेड कंट्री, कि हम इंडिया को एक यूनिफाइड कंट्री बनाएंगे, एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे जिसमें सब लोग मिलजुल के एक साथ रहेंगे। दूसरा था कि इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी ही लाएंगे। वैसे ही पहले मुगल्स का शासन था, फिर ब्रिटिशर्स का शासन आया, तो पहले हमारी कंट्री बहुत कुछ झेल चुकी थी, इसलिए अब हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई। नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करो अच्छे से और बहुत सफिशिएंट बनाओ उसे, कि हाँ भाई हमने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया है तो वो बहुत नेसेसरी होना चाहिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था कि हमें डेवलपमेंट और वेलबींग हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हमें बतानी थी, इंश्योर करना था कि हम हर पार्ट, हर सेक्शन, हर कास्ट, हर किसी को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनकी इक्वली वेलबींग के लिए डेवलपमेंट करेंगे। हमें लोगों को विश्वास दिलाना था
तो ये थे हमारे 3 चैलेंजेस। अब हम आगे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट ऑक्यूपाइड, जो पहला चैलेंज था उसने बहुत सेंटर स्टेज में जगह ले ली। पेज नंबर 5 पे सिर्फ यही इसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बोला गया है कि इतने ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन्स थे, डिफरेंट कास्ट थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, तो उन्होंने कैसे एक यूनाइटेड कंट्री बनाई। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, कि इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी ज़्यादा रिहैबिलिटेशन हुई, कैसे क्या सब कुछ लोगों ने टॉलरेट किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वो हम आज पढ़ेंगे। 14-15 अगस्त को 1947 को एक नहीं 2 नेशन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए थे। पहला था इंडिया एंड दूसरा था पाकिस्तान, और यही पार्टीशन का रिजल्ट था। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था, और जो बॉर्डर्स बनाए गए थे टेरिटरीज के, वो दोनों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग में बॉर्डर्स को क्या कर लिया था, मार्क कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी एडवांस बाय मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल्स। अब 2 नेशन थ्योरी आप सब जानते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। क्या बोला था उसने कि हमारी जो हमारा इंडिया डिवाइड होएगा वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड होएगा। तो 2 नेशन थ्योरी को सब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। 2 नेशन थ्योरी में क्या था, इंडिया जो होगी वो हिंदूज कंट्री होगी और पाकिस्तान जो होगा वो मुस्लिम कंट्री होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, इंडिया जो थी उसमें भी मुस्लिम्स थे और पाकिस्तान में भी कुछ हिंदूज थे। सो वो यही कहते हैं That is why it demanded पाकिस्तान। जब पहले 2 नेशन थ्योरी से पहले जो इंडिया था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की डिमांड करी थी कि भाई पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहेंगे और इंडिया वाले हिंदूज रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी थी एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री के लिए। इसलिए कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया था और कहा था कि हम आपको पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे, ये इंडिया है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ ही रहेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स आए, कुछ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किस लिए डिवाइड करने के लिए हमारी कंट्री को। वो भड़का गई मुस्लिम्स को कि ये आपके साथ इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपके साथ वैसा नहीं करेंगे, आपको पोजीशंस नहीं देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तो कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। इसी वजह से ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा उन्हें भड़काया कि आपको प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए हमारी कंट्री डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, प्रोसेस मतलब क्या क्या हुआ पार्टीशन के। Thus it was decided that then India would be divided into 2 countries, कि जो पहले की इंडिया थी वो अब 2 कंट्रीज में डिवाइड होएगी, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो डिवीजन था ये सिर्फ पेनफुल ही नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था डिसाइड करने में, तय करने में और उसे इम्प्लीमेंट, उसे लागू करने में। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, कि रिलीजियस मेजॉरिटी पे के प्रिंसिपल्स पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान, उन्हें फॉलो करते हुए हमें कंट्री को डिवाइड करना होगा। जो बेसिकली मीन्स था एरिया, जो मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादा थे वहाँ पे उन्होंने पार्टीशन कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पे उसे वेस्ट बंगाल अलग कर दिया और ईस्ट बंगाल जो अब बांग्लादेश है उसे ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था। ऐसे ही पंजाब और कश्मीर का जहाँ बॉर्डर लगता था वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, इसलिए वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बना दिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स थे। वही ये कह रहे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी वहीं पे पाकिस्तान बना दिया था। इसलिए पहले पाकिस्तान 2 थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो फिर बांग्लादेश बन गया था। सो द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, बहुत ये ना सिंपल आइडिया लग रहा था कि जहाँ मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ हम क्या कर देते हैं, मुस्लिम्स कंट्री पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी। पहले तो यही मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम की,
कोई मुस्लिम्स कहीं ज़्यादा थे, कोई कहीं ज़्यादा थे, जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट और वेस्ट में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 टेरिटरीज बना दी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और दूसरा क्या था, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम या फिर हम चैलेंज कह सकते हैं कि जो सारे मुस्लिम्स है ना वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी थे जो इंडिया में रहना चाहते थे, इंडिया को अपनी कंट्री मानते थे। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैलेंज हमारे सामने आया। फिर जैसे कि खान अब्दुल जफर खान एक अनडिस्प्यूटेड लीडर था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, फ्रंटियर गांधी भी कहते थे जिसे। ये भी एक बहुत पोलाइट और नॉन वायलेंस लीडर थे, मुस्लिम लीडर। तो इन्होंने 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया, बोला कि इंडिया में हम मिलजुल कर रहेंगे, हम ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं कंट्री को। इवेंचुअली जो उनकी वॉइस थी वो इग्नोर कर दी गई और NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को भी पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तीसरी क्या प्रॉब्लम आई, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, पंजाब एंड बंगाल, उसमें बहुत सारी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी। जैसे कि हम सब जानते हैं पंजाब में कितने सिख हैं, कितने हिंदूज रहते हैं वहाँ पे। ऐसे ही बंगाल में बंगाली लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूरी नहीं है मुस्लिम ज़्यादा है तो और पीपल कम होंगे, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज 2 प्रोविंस वॉज बाइफरकेटेड। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इन्हें बाइफरकेटेड कर देंगे, इनका बंटवारा कर देंगे और इन्हें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कर देंगे। जो डिसीजन था कुड बी मेड बाई 14-15 की अगस्त को ये डिसीजन लिया गया। इट मीन दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर ऑन इंडिपेंडेंस के दिन बहुत लोग ऐसे थे उन्हें ये नहीं पता था कि हम इंडिया के हैं या हम पाकिस्तान के, या हमें इंडिया में रहना है या हमें पाकिस्तान में जाना होगा। इसलिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। आज हमें लगता है कि हमें फ्रीडम मिल गई है, हम इंडिपेंडेंस डे को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस डे उस टाइम पे लोगों ने सेलिब्रेट ही नहीं किया था। बहुत ज़्यादा उनके साथ टॉर्चर हो रहा था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उन्होंने झेले, इसलिए बहुत उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्रिटिकल थी। फिर क्या होता है, दिस वॉज रिलेटेड टू द 4th एंड मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स। चौथी प्रॉब्लम्स थी माइनॉरिटीज़ की। दोनों बॉर्डर के दोनों साइड माइनॉरिटीज़ थी। लैक ऑफ हिंदू और सिख जो थे वो पाकिस्तान में थे और इतने ही मुस्लिम्स इंडिया में थे। वो खुद को क्या ट्रैप्ड समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि हमें जाल में घेर लिया गया है, हम पिंजरे में कैद हो गए हैं। अब हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, ज़बरदस्ती चले जाते हैं, या फिर हम नॉर्मली चले जाते हैं, हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हम नॉर्मली भी किसी के घर चले जाएं, वहाँ पे हम किसी को जानते ना हो तो हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे उनके साथ हो रहा था, वो ऐसे सोच रहे थे हमें जाल में बंद कर दिया, हम ट्रैप्ड हो गए हैं। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home. उन्हें लग रहा था कि हम aliens हैं, undesirable, जिसे कोई चाहता नहीं है। खुद ही के होम में, खुद ही के घर में वो अपने आप को alien समझ रहे थे। As soon as it became clear that country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy target of attack. जैसे जैसे पता चलने लगा कि पार्टीशन तो होकर ही रहेगा, जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे उन्हें अटैक किया जाने लगा। No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. कोई इसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, किसी के पास कोई प्लान नहीं था कि इसे कैसे हम एग्जीक्यूट करें, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ये था कि हाँ भाई पार्टीशन हो रहा है, जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो वहाँ जाएं, जो वहाँ के हिंदूज और सिख है वो यहाँ आए। तो बहुत ज़्यादा ना किलिंग हुई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया था, अटैक कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। अब पढ़ते हैं हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन की, पार्टीशन का क्या परिणाम निकला। जो ईयर है 1947 का, वो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ईयर माना जाता है कि भाई उस साल बहुत कुछ हुआ था, तो बहुत लार्जेस्ट है। मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर, कोई प्लानिंग नहीं थी। अब्रप्ट, बहुत ज़्यादा अब्रप्ट टॉर्चर हुआ था, हत्याएं हुई थी, किडनैप हुआ था उस टाइम पे। और ट्रेजिक ट्रांसफर था, बिना सोचा समझा ट्रांसफर था किसका, पॉपुलेशन का।
ह्यूमन हिस्ट्री में इस साल को बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट ईयर माना जाता है। देयर वर किलिंग ऑफ एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स किलिंग हो रही थी इन द नेम ऑफ रिलीजन के नाम पे एक कम्युनिटी वाले दूसरी कम्युनिटी को मार रहे थे, मेम कर रहे थे। सिटीज जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता क्या कॉम्युनल जोन्स बन गए थे। कॉम्युनल जोन्स जहाँ पे लोग जाके अपना शेल्टर लगा रहे थे। मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग टू, मुस्लिम वहाँ नहीं जा रहे थे जहाँ पे सिख है, और हिंदू और सिख वहाँ पे नहीं जा रहे थे जहाँ पे मुस्लिम का डोमिनेंस है। फोर्स टू अबंडन देयर होम, उन्हें अपने घर छीनने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें सफरिंग करने दी। माइनॉरिटीज जो थी उनके घर छीन लिए गए, उन्हें एक रिफ्यूजी कैंप में टेम्परेरी शेल्टर दे दिया गया। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे खुद ही की कंट्री में। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया दूसरी कंट्री में जाने के लिए, या तो वो किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से गए या फिर फुट गए, और उनकी जर्नी में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अटैक हुआ, किलिंग हुई, रेप हुई। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को एबडक्ट कर लिया गया, उठा लिया गया, और उन्हें रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया गया और बोला कि तुम रिलीजन चेंज करके शादी कर लो। उन्हें मैरिज के लिए भी फोर्स किया गया। और कुछ जो फैमिलीज थी वो अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए अपनी घर की बहू बेटियों को मार भी रहे थे, खुद ही मार रहे थे। मैनी चिल्ड्रंस कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो गए। जो मैनेज कर पाए, ट्रांसफर को मैनेज कर पाए, इधर से उधर चले गए उनके पास, लेकिन घर नहीं था, इसलिए वो बहुत दिनों तक रिफ्यूजी कैंप में रहे। समटाइम्स ईयर, कोई तो साल तक रहा। बहुत ज़्यादा राइटिंग्स है, पोएम्स है, फिल्म बनाई गई है इंडिया और पाकिस्तान में, जिसने ये रथलेसनेस, किलिंग दिखाई है, सफरिंग दिखाई है। किस चीज़ की? डिस्प्लेसमेंट की, वायलेंस की। उन्होंने अपने नॉवेल में लिखा है ये सब, और ट्रॉमा दिखाया है कि पार्टीशन में क्या क्या हुआ। पार्टीशन सिर्फ कंट्री का पार्टीशन नहीं हुआ, पार्टीशन किसका हुआ है, डिवीजन किसका हुआ है, हार्ट्स का हुआ है, दिलों का डिवीजन हुआ है। पार्टीशन वॉज नॉट मेरली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, कि पार्टीशन ये नहीं कि हमने प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया, लाइबिलिटीज का पार्टीशन कर दिया, एसेट्स का पार्टीशन कर दिया। ये एक पॉलिटिकल डिवीजन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्टीशन हुआ है, कंट्री का भी पार्टीशन हुआ है, लोगों का भी पार्टीशन हुआ है। What also got divided? Financial assets and things like table, chairs, typewriters, paper clips, books and also musical instruments of the police band. Employees, जो गवर्नमेंट के और रेलवे के एम्प्लॉयज थे उनका भी पार्टीशन हुआ था, वो भी डिवाइड हो गए थे। इट वॉज वायलेंट, बहुत ज़्यादा हिंसा पूर्वक ये काम हो रहा था। अबाउट 80 लाख पीपल नए बॉर्डर पे माइग्रेट हो गए, और जिसमें से 5 से 10 लाख पीपल जो थे वो पार्टीशन से वायलेंस के साथ मारे गए। Beyond the administrative concern and financial strains, however, the partition posed another deeper issue. जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रिटिश जब हमारी कंट्री से गए तो हमारे पास कुछ नहीं छोड़ के गए थे, हम बहुत ज़्यादा कंगाल हो गए थे। तो फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन तो था ही, उसके साथ साथ पार्टीशन भी बहुत ज़्यादा इशू था। जो लीडर्स थे इंटरनेशनल के, वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे हमारी फ्रीडम के लिए, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारी कंट्री के 2 टुकड़े हो गए हैं या हम 2 नेशंस थ्योरी में आ गए हैं। जो पार्टीशन था वो रिलीजियस बेसिस पे लिया गया। डिड यू मेक हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? अब हम कह सकते हैं क्या इंडिया सिर्फ एक हिंदू नेशन है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई, क्रिश्चियंस भी हैं, सारी कम्युनिटीज, सारे रिलीजन के लोग हैं। तो ये उस टाइम इन माई ओपिनियन इट वॉज नॉट गुड, ये सही नहीं था। एक साथ रहते, मिलजुल कर रहते, एक ही कंट्री में रहते। अब क्या हो रहा है? अब कंट्री डिवाइड हो गई है तो और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इससे बेटर है पहले ही एक साथ होकर रह लेते। इवन आफ्टर लार्ज सेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, लार्ज सेक्शन ऑफ माइग्रेशन हुआ, किसका? मुस्लिम्स का हुआ। कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ। तो 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी इंडिया में वो 12%, अभी भी 12% जो मुस्लिम्स थे उस टाइम पे 1951 में वो इंडिया में थे। सो हाउ कुड इट गवर्नमेंट कैसे कह सकती हैं कि इंडिया जो है वो एक हिंदू नेशन कंट्री है? यहाँ पे तो बहुत सारे सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पर्शियस, जूस भी रहते हैं।
तो जो पार्टीशन है वो पहले ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर चुकी है दो कम्युनिटीज़ में। अब ये नहीं है कि हम इनको भी अलग अलग करके और ज़्यादा अपना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दें। सो आगे देयर वर कॉम्पिटिटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो मुस्लिम लीग थी वो फॉर्म किसने करी? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया। सेपरेट नेशन, मुस्लिम नेशन मांगा, वो ब्रिटिश के टाइम पे उन्होंने टू नेशन थ्योरी को फॉरफ्रंट में डाल दिया था, आगे ले आए थे। देवर ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाना चाहती थी, और बहुत सारे लीडर्स जो थे वो नेशनल मूवमेंट बिलीव करते थे कि इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन, कि इंडिया जो है वो हर रिलीजियस के पर्सन्स को एक जैसा ट्रीट करेंगी, इक्वली ट्रीट करेंगी। सो ऑल सिटीजन वुड बी इक्वली, सारे सिटीजन्स को एक जैसा माना जाएगा। बीइंग रिलीजियस और बिलीवर वुड नॉट बी टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, कि उनकी सिटीजनशिप पे उन्हें उनके हम नेचर या फिर उनके उसको हम बांध नहीं सकते कि हाँ तुम हिंदू हो तो तुम पाकिस्तान में अच्छे नहीं हो, कि वहाँ पे तुम उनकी वेलफेयर के बारे में नहीं सोचोगे। हम यहाँ पे मुस्लिम है तो गवर्नमेंट मुस्लिम के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगी, ऐसा नहीं था। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वली ट्रीटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होता है। तो ये वाली जो यहाँ से टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 बनाऊंगी मैं इसका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम ID mentioned below. Thank you.